हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल पहले लेक्चर में हमने बीएनएस का पूरा ओवरव्यू लिया था। बीएनएस के बारे में समझा था कि कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं बीएनएस में, हर चैप्टर्स में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसके बाद हमने क्राइम के बारे में समझा था, एलिमेंट ऑफ क्राइम के बारे में समझा था, क्या क्या स्टेजेस होती हैं कोई क्राइम करने के लिए। जिन लोगों ने भी कल का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज कल का लेक्चर देख लें, ताकि आज जो भी चीजें हम पढ़ाएं उससे आप कोरिलेट करके पढ़ाई कर पाएं। आज लेक्चर नंबर 2 में हम चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 3 के बारे में बात करेंगे और एक एक प्रोविजंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आगे चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023। सेक्शन 1 बात करता है आपका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में। शॉर्ट टाइटल की मतलब यह है, जब भी इस एक्ट को रेफर किया जाएगा, इस एक्ट को बोला जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। फॉर एग्जाम्पल, जब भी एफआईआर लिखी जाएगी, जजमेंट लिखी जाएगी, तो कभी भी बीएनएस का कोई सेक्शन अगर उसमें मेंशन है तो उसको लिखा जाएगा ऑफिस पनिशेबल अंडर सेक्शन, जो भी सेक्शन मेंशन है, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब कुल मिला के आईपीसी रिप्लेस हो चुका है किसके द्वारा? बीएनएस के द्वारा। तो अब कहीं पे भी कोई भी दंड, कोई भी अपराध होगा, उसकी पनिशमेंट दिया जाएगा बीएनएस के अंदर, वहां पे बीएनएस 2023 को रेफर किया जाएगा। आगे चलते हैं, कमेंसमेंट की बात करते हैं। कमेंसमेंट का मतलब यह है कि ये एक्ट कब से लागू होगा। ठीक है, बेयर एक्ट में दिया गया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। मतलब ये एक्ट खुद ना खुद स्टार्ट नहीं होगा। इस एक्ट को स्टार्ट करने के लिए, लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेट डिसाइड करेगी, उस डेट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी और फिर यह एक्ट लागू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। आगे चलते हैं, सबसेक्शन 3 देखते हैं, पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया। मतलब सबसेक्शन 3 उन ऑफेंसेस की बात करता है जो ऑफेंसेस इंडिया में हो रहे हैं। मतलब ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इस एक्ट का बता रहा है कि पनिशमेंट उन ऑफेंसेस के लिए मिलेगा जो इंडिया में कमिट होगा। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट एंड ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। सिंपल मीनिंग में इस चीज को समझे, एनी पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस विद इन इंडिया विल बी पनिश्ड ओनली अंडर बीएनएस। कोई भी पर्सन है जो कि इंडिया में कोई भी एक्ट, कोई भी ऑफेंस कर रहा है, उसको बीएनएस के अंदर सजा मिलेगी। एक्ट डूइंग समथिंग इलीगल, एक्ट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा चीज कर रहे हैं जिसमें लॉ में मनाही है, लॉ में करने का उस चीज को आदेश नहीं है। ओमिशन का मतलब होता है आप कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आप लीगली बाउंड है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक पर्सन है जिसने लखनऊ में चोरी की, तो उसने ऑफेंस किया, किसका ऑफेंस किया? थेफ्ट का ऑफेंस किया, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा बीएनएस के अंदर। एक पुलिस ऑफिसर है जिसने जानबूझ के अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया, मतलब उसने ओमिशन किया, ओमिशन भी एक तरीके का ऑफेंस है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा बीएनएस के अंदर। सबसेक्शन 4 की बात करें, ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बट ट्राइबल इन इंडिया। मतलब ऐसा कोई भी ऑफेंस है, एनी पर्सन लाइबल, एनी पर्सन का मतलब है चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस इंडिया के बाहर कर रहा है और इंडिया का कोई भी लॉ उस पर्सन को इंडिया में ट्राई करने के लिए उपलब्ध है, मतलब किसी भी लॉ के अंदर इंडिया के उस पर्सन को आप ट्राई कर सकते हो इंडिया में लाके। अगर वो ऑफेंस इंडिया के बाहर कर रहा है तो उसको बीएनएस के अंदर सजा मिलेगी, बीएनएस के अंदर आप उसको ट्राई कर सकते हैं। सिंपल मीनिंग में बात करें, इफ इंडियन लॉ अलाउज ट्रायल इन इंडिया देन एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया विल बी ट्रीटेड एज इफ इट वॉज कमिटेड इनसाइड इंडिया। कहने का मतलब वही है। एग्जाम्पल से बात करें, एक इंडियन सिटीजन है जिसने नेपाल में जाके चीटिंग किया, इंडियन लॉ अलाउज ट्रायल इन इंडिया, कोई ऐसा इंडियन लॉ है जो उस पर्सन को इंडिया में लाके ट्राई करने का आपको प्रोविजन दे रहा है, तो उस बंदे को इंडिया में बीएनएस के अंदर पनिशमेंट मिलेगा। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं, सबसेक्शन 5 बोलता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाई, मतलब बीएनएस जो है उसके जो प्रोविजन है वो इन चीजों में भी अप्लाई करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए कोई पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी प्लेस में, चाहे इंडिया में काम करे चाहे इंडिया के बाहर जाके ऑफेंस करे, उसको सजा मिलेगी इस बीएनएस के अंदर। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वट एवर इट मे बी, मतलब कोई भी पर्सन का मतलब है चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, किसी भी ऐसे एयरक्राफ्ट में या शिप में कोई ऑफेंस करता है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है तो भी उसको सजा मिलेगी। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, मतलब एनी पर्सन मतलब सिटीजन होगा चाहे नॉन सिटीजन होगा, वो कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिसमें वो क्या कर रहा है, इंडिया में कोई कंप्यूटर रिसोर्स है उसको टारगेट करके कोई ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, तो भी उसको सजा मिलेगी।
मतलब यहाँ पे किन किन चीज़ों की बात की जा रही है, प्लेस की बात की जा रही है, प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, ठीक है। और इंडिया के बाहर बैठे हो चाहे कुछ कर रहे हो, लेकिन इंडिया में कोई चीज़ सिचुएटेड है, उसको टारगेट करते हुए आप कोई काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको सजा मिलेगी। आगे चलते हैं, सबसेक्शन 6 की बात करते हैं, सेविंग ऑफ स्पेशल एंड लोकल लॉज। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी। मतलब म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, विद्रोह, डिसर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर्स, सेलर और एयरमैन इन द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल एंड लोकल लॉ। मतलब बीएनएस जो है वो इन पर्टिकुलर चीज़ों पे लागू नहीं होगा। किन किन चीज़ों पे लागू नहीं होगा, मिलिट्री लॉस पे, आप लोगों को पता है मिलिट्री डिफेंस फोर्सेस के लिए अपना अलग एक लॉ बना होता है, उसके तहत उन लोगों को गवर्न किया जाता है। स्पेशल लॉज जो होते हैं उस पर बीएनएस नहीं लागू होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई स्पेशल लॉ आ रहा है तो एक किसी पर्टिकुलर प्रोविजन से डील करता है तो उस पर बीएनएस लागू नहीं होगा, और जो लोकल लॉज होते हैं उस पर भी बीएनएस लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सोल्जर ने डिजर्शन किया, डिजर्शन का मतलब है छोड़ दिया आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी को भी, तो वो आर्मी एक्ट और नेवी एक्ट इन सब के अंदर गवर्न किया जाएगा, ना कि बीएनएस के अंदर गवर्न किया जाएगा। तो ये लगभग सेक्शन 1 हमने कंप्लीट किया। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट में मेंशन कर देंगे, अगले लेक्चर में मैं फिर से उस चीज़ को आपको समझा दूंगा। अब हम शुरू करते हैं डेफिनेशन को। सेक्शन 2 में बीएनएस के डेफिनेशन दिया हुआ है, एक एक डेफिनेशन को हम अच्छे से समझेंगे। यकीन मानिए जितने भी लॉज हैं जो आपके एपीओ एग्जाम में आएंगे चाहे जुडिशरी एग्जाम में आएंगे, डेफिनेशन से कम 5 से 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन दिया हुआ है क्लॉज 1 में, एक्ट के बारे में। एक्ट क्या होता है, डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है, एक एक्ट करो चाहे सीरीज ऑफ एक्ट करो उसको एक ही तरीके से लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, चाहे एक सिंगल एक्शन आप करो या काफी सारे एक्शन मिल के एक साथ करो उसको एक्ट ही कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फोन चुराया या 10 फोन चुराया 10 अलग अलग लोगों से, अल्टीमेटली आपने थेफ्ट किया, अल्टीमेटली आपने क्या किया, चोरी किया, तो उसको एक ही एक्ट की तरह देखा जाएगा। आप किसी को एक झापड़ मार रहे हो, आप किसी को 10 झापड़ मार रहे हो, सजा आपको एक ही मिलेगी, 10 झापड़ के लिए अलग अलग सजा नहीं मिलेगी। क्लॉज 2 में क्या दिया है, एनिमल। एनिमल का मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, इंसान को छोड़ के हर अदर लिविंग क्रिएचर क्या होगा, एनिमल होगा, ठीक है। मतलब बीएनएस के अंदर इंसान को छोड़ के बाकी लिविंग क्रिएचर क्या है, एनिमल है। सिंपल एक्सप्लेनेशन में देखें, एन एनिमल इंक्लूड्स एवरी लिविंग क्रिएचर एक्सेप्ट ह्यूमन, वही बात है। एग्जाम्पल हो गया डॉग, काउ, हॉर्स, ये सब तो आप लोग को पता ही है। क्लॉज 3 की बात करें, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या है, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। मतलब कोई भी इंसान 18 साल से छोटा है तो उसको क्या कहा जाएगा, चाइल्ड कहा जाएगा। मतलब एक 17 साल का लड़का है तो उसको क्या कहा जाएगा, चाइल्ड कहा जाएगा। लेकिन आप अपना 18वां बर्थडे मना रहे हैं तो आप चाइल्ड की कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। 18 से नीचे जितने भी लोग हैं सब चाइल्ड हैं, 18 या उसके ऊपर जितने भी लोग हैं सब एडल्ट हैं, वो चाइल्ड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसेक्शन क्लॉज 4 में दिया हुआ है कॉन्ट्रफेट। कॉन्ट्रफेट का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन इज सेड टू कॉन्ट्रफेट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग। मतलब एक पर्सन कॉन्ट्रफेट तब करता है जब वो किसी एक चीज को दूसरी चीज की तरह हूबहू दिखने लायक बना देता है। मतलब जैसे मैं एक फेक करेंसी बनाऊं 10 रुपए के नोट की, तो एक कॉन्ट्रफेट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका इंटेंशन है चीट करने का। मतलब अगर मैं फेक करेंसी बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा फेक करेंसी आती थी बचपन में जो हम एज अ टॉय खेलते थे, ये सब करते थे, तो वो काउंटरफिट नहीं है क्योंकि उसमें इंटेंशन जो है वो चीट करने का नहीं है, ठीक है। उस पैसे को दिखा के हम कोई सामान खरीदने नहीं जा रहे हैं, तो हमारा इंटेंशन उस चीज से चीट करने का नहीं था। तो जब भी काउंटरफिट की बात होगी उसमें दो चीजें आएंगी, एक होगी इंटेंशन, आपका चीट करने का इंटेंशन है। दूसरा, आप जो काउंटरफिट कर रहे हो ना, आपको नॉलेज है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उससे चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। जहां पे नॉलेज और इंटेंशन है चीट करने का, उसे हम क्या कहेंगे, काउंटरफिट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटिंग फेक करेंसी नोट्स, फेक ब्रांडेड शूज। भाई एडिडास है, आप सबने देखा होगा एबीबास करके कोई बेच रहा है, मतलब हूबहू उसको आप रिसेंबल करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को ये दिखा देंगे नहीं भाई ये जो जूता है ये एडिडास का है, ठीक है, ओरिजिनल शूज है, तो आप क्या कर रहे हैं, काउंटरफिट कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन ही यही है कि चीट करना है सामने वाले इंसान को। समझ में आ गई बात। अब दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, इसको आप समझिए। पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट कॉपी बना दो, मतलब जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है आप हूबहू उससे मिलता हुआ कॉपी बना दो, ये जरूरी नहीं है। आपने काउंटरफीट करने की कोशिश की, लगभग 80-90% उससे मिलता हुआ कुछ बना दिया, तो काउंटरफीट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्लॉज 5 बात करता है कोर्ट की, ठीक है। कोर्ट का मतलब क्या है, मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। मतलब एक जज है जिसको लॉ ने एम्पावर किया है कि भाई आप एक जज की तरह एक्ट कर सकते हो अकेले, या तो बॉडी ऑफ जजेस है, ठीक है, बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली,
या तो अकेले आप करो, या तो काफी सारे लोग मिल के करें, उसी को बॉडी ऑफ जजेस कहते हैं। ठीक है, उसको आप किसकी तरह देखेंगे? कोर्ट की तरह देखेंगे। समझ आ गई बात? अ कोर्ट कैन बी, एक सिंगल जज भी हो सकता है कोर्ट, एक ग्रुप ऑफ जज भी कोर्ट हो सकता है, ओनली व्हेन दे आर एक्टिंग इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी। कोर्ट हम कब कहेंगे? जब वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे होंगे। ठीक है, तभी उसको हम कोर्ट कहेंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज हियरिंग अ केस, उसको हम क्या कहेंगे? कोर्ट कहेंगे। जज अटेंडिंग अ सेमिनार, उसको हम कोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? देखो, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपने जुडिशियल कैपेसिटी में वहां पे काम कर रहा है, लेकिन कोई भी जज है वो सेमिनार अटेंड कर रहा है, मैरिज पार्टी अटेंड कर रहा है, तो कोर्ट नहीं, क्योंकि वो अपने जुडिशियल कैपेसिटी में वहां नहीं गया है। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं, क्लॉज 6 में बात की गई है डेथ की। डेथ का मतलब होता है डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब बीएनएस में जहां पे भी डेथ की बात की जाएगी, इंसान के डेथ की बात की जाएगी। ठीक है, अनलेस अनली, जब तक कुछ कॉन्ट्रेरी ना दिया हो, मतलब जब तक कुछ अलग ना दिया हो, कुछ और मेंशन ना किया गया हो एक्सप्रेसली, हम डेथ जहां पे भी लिखा होगा हम ये मानेंगे किसी इंसान की डेथ हुई है। ठीक है, मर्डर कॉजिंग डेथ, डेथ ऑफ अ ह्यूमन, किलिंग एन एनिमल, नॉट डेथ अंडर दिस क्लॉज। समझ आ गई बात? डेथ का मतलब है इंसान की डेथ। आगे चलते हैं, क्लॉज 7 में दिया हुआ है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है? मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू अ पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अ पर्सन, मतलब कोई ऐसा चीज करना जिससे आप किसी इंसान से फायदा उठा रहे हो या किसी इंसान का नुकसान करा दे रहे हो। मतलब आपका इंटेंशन ये है कि मैं सामने वाले इंसान का फायदा उठा लूं या सामने वाले इंसान का नुकसान कर दूं, मेरा फायदा हो चाहे ना हो। जब आप ये चीज कर रहे हैं ना, तो वो डिसऑनेस्टली के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टीलिंग मनी, डिसऑनेस्ट, भाई आप पैसा चुरा रहे हो तो भाई डिसऑनेस्टी कर रहे हो, उसका लॉस कर रहे हो सामने वाले बंदे का। फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट फॉर बेनिफिट, ये भी डिसऑनेस्ट है, अपने बेनिफिट के लिए आप फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। क्लॉज 8 की बात करें, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, मतलब कोई भी चीज लिखी गई है, ठीक है, समझाई गई है किसी सब्सटेंस में, मतलब किसी ना किसी चीज पे लिखी होनी चाहिए। किन मीन्स से, किन तरीकों से? चाहे आप लेटर बना के लिखो, चाहे फिगर्स से लिखो, चाहे मार्क्स से लिखो, ठीक है, या इन सब तीनों चीजों को एक साथ मर्ज करके लिखो, मतलब किसी भी तरीके से किसी सब्सटेंस पे आप कोई चीज लिख दे रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, ये पहले नहीं था, ये अभी जुड़ा है। देखिए, इसीलिए बीएनएस लाया गया था, इन चीजों को जोड़ने के लिए, जिसको आप कोर्ट में एज एन एविडेंस दिखा सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट कहेंगे। मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊं, डॉक्यूमेंट का मतलब है एनी रिटन, प्रिंटेड, मार्क, डिजिटल मटेरियल ऑन अ पेपर, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी चीज पे जिसको हम एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा। एग्जाम्पल है रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, प्रिंटेड रिसिप्ट, ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्लॉज 9 बात करता है आपका फ्रॉडेंटली के बारे में। ठीक है, यूजुअली फ्रॉड जो है वो एक्सप्रेसली बीएनएस में कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं है। फ्रॉड का जो डेफिनेशन है आपको मिलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 आप रेफर करेंगे तो वहां पे आपको फ्रॉड का डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉडेंटली क्लॉज 9 में ये दिया हुआ है, मीन्स डूइंग एनीथिंग विथ इंटेंशन टू डी फ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। इसका मतलब ये है, एक पर्सन एक्ट फ्रॉडेंटली व्हेन डू दे डू समथिंग इंटेंशनली टू चीट और डिसीव समवन, मतलब किसी को आप चीट करने के लिए कोई काम कर रहे हो, किसी को आप धोखा देने के लिए कोई काम कर रहे हो, मतलब आपका इंटेंशन ही उसको धोखा या चीट करना है, तो आप फ्रॉडेंटली तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका इंटेंशन किसी को चीट करने का नहीं है, तो आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो। कुल मिला के बात ये है, अ पर्सन सेल्स फेक गोल्ड क्लेमिंग इट्स प्योर गोल्ड, मतलब जैसे मैं सोना बेच रहा हूँ, मैं ज्वेलरी शॉप है मेरी, और मैं किसी को कोई चीज़ बेच दूँ ये बता के कि भाई ये सोना है। ठीक है, अब कोई लेमन आदमी हो, उसको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ सोना है या पीतल है? नहीं पता चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं उसको डिसीव करने के लिए, मैं उसको चीट करने के लिए उसको सोना बता के बेच दूँ, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रॉड, फ्रॉड वाली एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, क्लॉज 10 जेंडर के बारे में बात करता है। तो जब भी हम जेंडर के बारे में बात करेंगे, तो द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। देखो, सिंपल मीनिंग इसका ये है, जहां पे भी ही यूज होगा बीएनएस में, आप जहां पे भी देखोगे ही यूज हुआ है या इसका डेरिवेटिव यूज हुआ है, मतलब हिज, हिम, जहां पे भी ये सब यूज हुआ है ना, वहां पे हम बात कर रहे हैं मेल की भी, फीमेल की भी और ट्रांसजेंडर की भी। मतलब जहां पे भी ही लिखा है, वो तीनों चीजों को इंक्लूड करके बात कर रहा है, चाहे वो मेल होगा, फीमेल होगा या ट्रांसजेंडर होगा। पहले ट्रांसजेंडर नहीं था, बीएनएस में ट्रांसजेंडर को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसजेंडर की जो मीनिंग है वो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 से ली गई है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, क्लॉज 11 बात कर रहा है गुड फेथ में। गुड फेथ क्या होता है? जब भी हम कहते हैं कि हमने कोई काम किया, जब आप जनरल एक्सेप्शंस पढ़ोगे, उसमें कोई भी चीज गुड फेथ में आपने किया है, ठीक है, तो वो क्राइम की कैटेगरी में, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। काफी सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं, तो गुड फेथ के बारे में बात हो रही है। मतलब कोई भी चीज, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। मतलब आपने बिना ड्यू केयर के या अटेंशन के कोई भी चीज किया है,
ठीक है, इसका मतलब है आपने गुड फेथ में काम नहीं किया है। मतलब इस चीज़ की ये नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है गुड फेथ का। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं बताऊँ, एन एक्ट इज डन इन गुड फेथ ओनली व्हेन इट इज डन हॉनेस्टली एंड केयरफुली। मतलब कोई भी एक्ट आप कर रहे हो, कोई भी एक्शन आप ले रहे हो, जब आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो और उससे सामने वाले का फायदा हो रहा है, आपका गिल्टी इंटेंशन नहीं है, तो मतलब आप गुड फेथ में काम कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गई बात। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट आफ्टर प्रॉपर टेस्ट। सारे टेस्ट करा लिया, उसके बाद किसी पेशेंट को एक डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, तो वो गुड फेथ में काम कर रहा है। डॉक्टर गिव्स मेडिसिन विदाउट चेकिंग रिपोर्ट्स। अपना पैसा बनाने के लिए हमने महंगी महंगी दवाएं लिख दी, जो बीमारी सामने वाले को नहीं भी हुई है, मतलब हम गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। क्लॉज 12 गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। क्लॉज 13 हार्बर के बारे में बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्बर का मतलब मदद करना। ठीक है, आप किसी भी इंसान को, हार्बरिंग मीन्स हेल्पिंग अ पर्सन एस्केप फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट। ठीक है, मतलब किसी भी इंसान को, किसी भी ऑफेंडर को, ऐसा पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया है, आप उसकी मदद कर रहे हो। आप कैसे कैसे मदद करोगे? आप उसको अपने घर में बुला के छुपा लो, आप उसको खाना दे दो, कपड़े दे दो, पैसे दे दो, वेपन दे दो भाई लोग, इससे अपना बचाव करो, व्हीकल दे दो कि भाग जाओ, पुलिस ना पकड़ पाए तुम्हें, या किसी भी तरीके से उसकी हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो हार्बरिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ताकि वो बंदा पकड़ा ना जाए पुलिस वाले द्वारा। आगे चलते हैं। क्लॉज 14 इंजरी के बारे में बात करता है। हमने पढ़ा था कि जब भी हम एलिमेंट ऑफ क्राइम के बारे में लेक्चर 1 में पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए था, फिर मेंस होना चाहिए था, एक्टर सीरियस होना चाहिए था, उसके बाद इंजरी होनी चाहिए थी। 4 तरीके की इंजरी हमने कल पढ़ी थी। क्या क्या इंजरी थी? इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉस्ट इलीगली। मतलब इंजरी हम तभी कहेंगे जब किसी इंसान को कोई चीज़ इलीगली हुई है, मतलब उसको इंजरी जो हो रही है वो लॉ के विरुद्ध जाके की गई है। ठीक है, तो ये इलीगली कॉज्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम उसको इंजरी नहीं कहेंगे। और लॉ के विरुद्ध जाके आपने क्या किया? उस पर्सन का बॉडी पे इंजरी की, उसके मन को अशांत किया, उसके रेपुटेशन डिफेमेशन, आपने उसका नाम बदनाम किया, या उसकी प्रॉपर्टी का इंजरी किया, उसी को हम क्या कहेंगे? इंजरी। इंजरी डज नॉट मीन ओनली फिजिकल हार्म। सिर्फ जाके हाथ पांव तोड़ देना ही इंजरी नहीं होती है। इंजरी 3 4 5 तरीके की अलग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, बीटिंग समवन। ठीक है, किसी को आप मार रहे हो तो इंजरी टू बॉडी हो गया। डिफेमिंग समवन, इंजरी टू रेपुटेशन। डैमेजिंग समवन हाउस, किसी का घर तोड़ दे रहे हो तो इंजरी टू प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। क्लॉज 15 इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। ठीक है, इलीगल मतलब हर वो चीज़, हर वो ऑफेंस जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसमें लॉ को करने की मनाही है, लेकिन आप वो चीज़ कर दो तो ऑब्वियसली इलीगल कहा जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? लीगली बाउंड टू डू, मतलब वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ी थी कि कोई ऐसी ड्यूटी जो आपके ऊपर करने के लिए आपको बाध्य किया गया है, लेकिन आपने जानबूझ के उस चीज़ को नहीं किया। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? ओमिशन कहते हैं। और उसी चीज़ को हम लीगली बाउंड कहते हैं, जो चीज़ आपको करने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन देखें। एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ गिव राइज टू अ सिविल केस, उसको इलीगल मीन्स कहते हैं। लीगली बाउंड टू डू मीन्स इफ फेलिंग टू डू समथिंग इज इलीगल देन डूइंग इट इज कंपल्सरी। मतलब कोई चीज़ ऐसा जो आप ना करोगे वो इलीगल हो जाएगा, तो मतलब वो लीगली बाउंड है आपके ऊपर कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, वो लीगली बाउंड होते हैं उस ड्यूटीज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वही होता है लीगली बाउंड। आगे चलते हैं। क्लॉज 16 जज के बारे में बात हो रही है। जज का मतलब क्या होता है? मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज। ठीक है, और किनको किनको इंक्लूड करता है? मतलब ऐसा कोई भी इंसान जिसको ऑफिशियली जज की तरह डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं? देखो, एनी पर्सन हु इज ऑफिशियली अपॉइंटेड एज अ जज, एनी लीगली empowered टू पास फाइनल जजमेंट, और मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल और बॉडीज दैट कैन गिव बाइंडिंग डिसीजन। मतलब ये है, किसी भी बंदे को ऑफिशियली जज की तरह अपॉइंट किया है। जब आप पीसीएसजे क्वालिफाई करते हैं तो आप जज की तरह अपॉइंट होते हैं, तो वो भी जज होता है। दूसरा, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि लीगली इंपावर्ड है, लॉ के द्वारा इंपावर्ड है कि वो एक फाइनल जजमेंट दे पाए। मतलब अगर उस जज को आप उस जजमेंट को आप अपील ना करो, तो वो जो जजमेंट होगी वो फाइनल जजमेंट होगी। या कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा ऑफिसर जो कि ट्रिब्यूनल या बॉडी को हेड कर रहा हो। ठीक है, जैसे ट्रिब्यूनल होता है या फिर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे भी जो जजेस होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो फाइनल जजमेंट देते हैं, तो उसको भी हम क्या देखेंगे? जज की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, सेशन जज, जज होता है। मैजिस्ट्रेट पासिंग फाइनल ऑर्डर, उसको भी जज कहते हैं। ट्रिब्यूनल मेंबर डिसाइडिंग केसेस, जितने भी ट्रिब्यूनल मेंबर है जो केसेस को डिसाइड कर रहे हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे? जज कहेंगे। ठीक है, 19 जो लाइफ के बारे में बात करता है। जब भी हम लाइफ के बारे में बात करेंगे ना, हम ह्यूमन बीइंग के लाइफ के बारे में बात करेंगे, मतलब इंसान के लाइफ के बारे में बात करेंगे इस बीएनएस एक्ट के अंदर। ठीक है, जब तक कोई कॉन्ट्रेरी ना दिया हो, मतलब एक्सप्रेसली किसी एनिमल या किसी और के बारे में बात ना की गई हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लॉज 18 लोकल लॉ के बारे में बात हो रहा है। लोकल लॉ मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो अप्लाइज ओनली टू अ स्पेसिफिक एरिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कोई लॉ अप्लाई होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लोकल लॉ कहते हैं, नॉट टू द होल कंट्री। बात करता है मैन के बारे में। जब भी बीएनएस में मैन के बारे में बात होगी, तो ये रेफर कर रहा होगा एक मेल ह्यूमन बीइंग किसी भी एज का। ठीक है,
एक आदमी किसी भी एज का होगा वो, उसको हम क्या कहेंगे? मैन। फॉर एग्जाम्पल एक 10 साल का लड़का है, उसको हम मैन कहेंगे लीगल इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लॉज 20 मंथ एंड ईयर के बारे में बात कर रहा है, मतलब एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो भी मंथ एंड ईयर होगा उसी को हम मंथ एंड ईयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मंथ का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च। एक साल का मतलब है जनवरी टू दिसंबर। आगे चलते हैं। क्लॉज 21 में बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी ये सब कहाँ दिया हुआ है? टीपीए में दिया हुआ है। टीपीए एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ये दिया हुआ है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी उसको हम मूवेबल कहेंगे एक्सेप्ट, मतलब हर उस प्रॉपर्टी को हम मूवेबल कहेंगे इन कुछ चीज़ों को छोड़ के। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या थिंग अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको धरती में आपने परमानेंटली गाड़ दिया हो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। या ऐसी कोई भी चीज़ जिसको उस चीज़ से अटैच किया गया है जो कि परमानेंटली धरती से गड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग हो गया, ठीक है, या कोई भी पोल हो गया, उस पर आपने लाइट लगा दिया तो लाइट भी क्या हो जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। समझ आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल कार, फोन, मनी, ये सब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। लैंड हो गया, हाउस हो गया, जो कि परमानेंटली धरती में गड़ गई है, अब आप उसको हिला डुला नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लॉज 22 बात करता है नंबर के बारे में। नंबर का मतलब ये है जहां पे भी हम सिंगुलर नंबर की बात कर रहे होंगे वहां पे अपने आप प्लूरल नंबर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और जहां पे भी हम प्लूरल नंबर की बात करेंगे वहां पे सिंगुलर नंबर इंक्लूडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मैन की बात करते हैं, मैन का मतलब बहुत सारे आदमी, तो यहाँ पे एक आदमी के बारे में भी हम बात करेंगे, मैन के भी बारे में बात करेंगे। और जहां पे हम मैन लिखेंगे, मैन मतलब एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे अपने आप बहुत सारे आदमियों को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। आगे चलते हैं। क्लॉज 23 ओथ के बारे में बात करता है। ओथ का मतलब होता है जब हम सोलम एफर्मेशन देते हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। ठीक है, जब भी हम एफर्मेशन देते हैं उसको हम ओथ की तरह गिनते हैं, या कोई भी डिक्लेरेशन जो कि ऑथोराइज्ड बाय लॉ होता है उसको देते हैं। फॉर एग्जांपल आप एफिडेविट देते हो, ठीक है, किसी भी ऑफिसर के सामने, तो वो भी एक तरीके का ओथ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक विटनेस है, वो जब सोलेमनली अफर्म करता है उसको भी ओथ कहते हैं। एक एफिडेविट आप फाइल कर रहे हो बिफोर मजिस्ट्रेट, उसको भी हम ओथ के अंदर कवर करते हैं। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। क्लॉज 24 डील करता है ऑफेंस के बारे में। ऑफेंस का मतलब ये है एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए एंड बी। मतलब क्लॉज 24 के सब क्लॉज ए में जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं और सब क्लॉज बी में जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं उनको छोड़ के इस संहिता में बाकी चीजें ऑफेंस की कैटेगरी में आती हैं। कहने का मतलब यह है सब क्लॉज ए में और सब क्लॉज बी में जो चीजें दी गई हैं, हो सकता है वो किसी और लॉ के अंदर कहीं और ऑफेंस हो सकता है, लेकिन इस संहिता में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में, सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी को ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा और उनको छोड़ के बाकी चीजें जो इस संहिता में मेंशन की गई हैं उसको ऑफेंस कहा जाएगा। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। क्लॉज 25 बात करता है किसकी? ओमिशन के बारे में। ओमिशन का मतलब है किसी चीज को आपने जानबूझ के टाल दिया, छोड़ दिया, उसको ओमिशन कहते हैं। ओमिशन डोनेट एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल आप चाहे एक काम करने में फेल हो जाओ, चाहे 10 काम करने में रिपीटेड फेलर आपका हो, उसको भी हम क्या कहेंगे? ओमिशन कहेंगे। मतलब एक ओमिशन, जैसे हमने एक्ट के बारे में पढ़ा था, एक एक्ट होगा या सीरीज ऑफ एक्ट होगा, ठीक है, उसको एक ही तरह लेंगे। वैसे ही एक ओमिशन होगा या सीरीज ऑफ ओमिशन होगा, उसको हम एक ही तरह गिनेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अ गार्ड फेल्स वंस टू लॉक अ गेट। एक बार वो गेट बंद करना भूल गया, कोई गार्ड है, उसको भी हम ओमिशन कहेंगे। और गार्ड रिपीटेडली फेल टू लॉक द गेट, उसको भी हम क्या कहेंगे? ओमिशन कहेंगे। ठीक है, क्लॉज 26 बात करता है पर्सन के बारे में। पर्सन का मतलब है इंक्लूड एनी कंपनी। पर्सन में क्या क्या चीजें आती हैं? कंपनी, एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ पर्सन। इसको याद करने के लिए याद कर लीजिए कैब। ठीक है, जब आपको कैब याद रहेगा तो आप कभी भी आपसे पूछा जाएगा पर्सन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो कैब का मतलब है कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, उसको हम किसकी तरह लेंगे? पर्सन की तरह लेंगे। ठीक है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कमिट फ्रॉड। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो फ्रॉड कर रही है, उसको भी हम पर्सन की तरह लेंगे। एक अनरजिस्टर्ड क्लब है, वो भी ऑफेंस कर रहा है, उसको भी हम किसके तरह लेंगे? पर्सन की तरह लेंगे। क्लॉज 27 बात करता है पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। इसका मतलब यह है पब्लिक डज नॉट मीन एवरीवन। ठीक है, पब्लिक का मतलब क्या है? सब लोग जो हैं वो पब्लिक नहीं है। ठीक है, उसका मतलब क्या हो सकता है? कोई एक सेक्शन होगा उसको पब्लिक बोलेंगे, कोई एक कम्युनिटी होगा उसको पब्लिक बोलेंगे, क्लास ऑफ पीपल होगा, मेल हो गया, फीमेल हो गया, वो क्या है? पब्लिक के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे पैसेंजर्स हो गया, पब्लिक है। रेसिडेंट ऑफ अ विलेज हो गया, पब्लिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लॉज 28 पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है।
ठीक है। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, मतलब जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं उन चीजों में से कोई भी अगर ऑफिसर होगा उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। क्या क्या चीजें हैं, कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेस, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में जितने भी कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। जैसे आर्मी का कैप्टन हो गया, एयरफोर्स का विंग कमांडर जैसे अभिनंदन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। दूसरा जज हो गया, कोई भी जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज है, मजिस्ट्रेट है, ट्रिब्यूनल मेंबर है, उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। कोर्ट ऑफिसर हो गया, मतलब एक कोर्ट में जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो क्या हो गए, पब्लिक सर्वेंट हो गए, ठीक है। आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स मतलब ट्रिब्यूनल में कहीं पे भी आर्बिट्रेशन, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन, ठीक है, जितने भी आर्बिट्रेटर होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ऐसे कोई भी पर्सन जिसके पास ये पावर है कि वो किसी भी बंदे को पकड़ ले, ठीक है, किसी भी बंदे को कन्फाइनमेंट में रख ले, उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। जैसे जेल सुपरिटेंडेंट एक पब्लिक सर्वेंट है। ऑफिसर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी ऑफिसर है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, जैसे एक पुलिस ऑफिसर है तो उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। ऑफिसर हैंडलिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उसको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। ऑफिसर हैंडलिंग विलेज रिकॉर्ड्स, ठीक है, लेखपाल पटवारी, ये सब भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। इलेक्शन ऑफिसर्स, जितने भी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पीएसयू एम्प्लॉय, उनको भी हम क्या कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। जैसे गवर्नमेंट क्लर्क हो गया, म्यूनिसिपल एम्प्लॉय हो गया, पीएसयू एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, उसको हम किस में कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। आगे चलते हैं। क्लॉज 29 रीजन टू बिलीव, मतलब मुझे कोई चीज बिलीव करने के लिए अगर मेरे पास सफिशिएंट रीजन है तो उसको रीजन टू बिलीव कहते हैं। जैसे कोई आदमी मेरे सामने बेहोश हो गया तो मेरे पास अगर सफिशिएंट रीजन है ये चीज बिलीव करने के लिए कि हाँ वो आदमी बेहोश हो गया, वो मर गया नहीं मरा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ वो आदमी बेहोश है तो मैं मान लूंगा कि हाँ वो आदमी बेहोश है, उसी को कहते हैं रीजन टू बिलीव। मतलब एक अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज, मतलब मेरे पास भाई जितनी भी चीजें उस चीज को बिलीव करवाने के लिए जरूरी है अगर वो है तो मैं मान लूंगा कि हाँ वो चीज हुई है, वो चीज घटित हुई है, ठीक है, उसी को रीजन टू बिलीव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पुलिस ऑफिसर सीज स्टोलन गुड्स इन समवन्स बैग, ठीक है, ही हैज रीजन टू बिलीव द पर्सन कमिटेड थेफ्ट, मतलब कोई भी चीज चोरी हो गई है और कोई आदमी है वो एक बैग लेके जा रहा है और एक पुलिस ऑफिसर को पता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज चोरी हुई है और वो पुलिस ऑफिसर उस चोरी की चीजों को किसी के बैग में देखता है तो उस पुलिस ऑफिसर के पास पूरा रीजन है ये चीज बिलीव करने का कि वो जो पर्सन है उसने चोरी की है। समझ आ गई बात, आगे चलते हैं। क्लॉज 30 स्पेशल लॉ के बारे में बात करता है। स्पेशल लॉ मतलब ऐसा कोई भी लॉ जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लगता हो उसको हम स्पेशल लॉ कहते हैं। जैसे आईटी एक्ट 2000 ये एक स्पेशल लॉ है जो कि साइबर क्राइम इन चीजों से डील करता है। आगे चलते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्रिएट करेगा, ट्रांसफर करेगा, लिमिट करेगा, खत्म कर देगा, रिलीजेज अ लीगल राइट और नॉलेजेस अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जो आपका राइट क्रिएट कर रहा है, जो कि ट्रांसफर करवा रहा है, जो लिमिट कर रहा है आपके राइट को, ठीक है, खत्म करा दे रहा है आपके राइट को या लाइबिलिटी को, उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया, सेल डीड हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज है। आगे चलते हैं। क्लॉज 32 वेसल, वेसल का मतलब क्या है, कोई ऐसी भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसको वाटर के द्वारा हम कन्वीनियंस में यूज करेंगे, किसके कन्वीनियंस में, ह्यूमन बीइंग के कन्वीनियंस में या तो प्रॉपर्टी के कन्वीनियंस में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज हो रहा है, किसी प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज हो रहा है, किसके, पानी के रास्ते, उसको हम क्या कहेंगे, वेसल। बहुत ईजी है ये तो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिप, बोट्स, फेरीज, स्टीमर्स। क्लॉज 33 वॉलंटरीली, इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट व्हेन ही कॉजेज इट बाय मींस वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, मतलब उसका इंटेंशन था वो चीज करने का, ठीक है, मतलब एक एक्ट है, इज डन वॉलंटरीली व्हेन द पर्सन इंटेंडेड द रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट होगा उस काम को करने का वो इंटेंशन था उस आदमी का करने का, उसने खुद से वो चीज की, किसी और ने उसको उकसाया नहीं, ठीक है, उसने खुद से वो चीज की। जैसे सोशल सर्विस हम करते हैं, जाते हैं कचड़े उठाते हैं, उसको गार्बेज डस्टबिन में डालते हैं, तो ये मेरा मतलब मेरा स्वतः मैंने काम किया, मेरा इंटेंशन था कि हाँ भाई मैं उस पर्टिकुलर पार्क को साफ कर दूं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैंने वॉलंटली ये काम किया। तो एक पर्सन है जिसने क्या किया, एक क्राउड था, भीड़ था, उस पर गोली चला दी, ठीक है, भले डराने के लिए चलाई हो लेकिन उस पर्सन को ये पता था कि मैं गोली चलाऊंगा तो किसी न किसी की मौत हो सकती है, अगर कोई आदमी मर जाता है तो ये कहेंगे कि उस पर्सन ने वॉलंटरीली वो काम किया है, ठीक है। क्लॉज 34 विल के बारे में बात करता है। विल का मतलब होता है वसीयत, ये सब आपको पता ही है अच्छे से। आगे चलते हैं। क्लॉज 35 वुमेन के बारे में बात करता है। वुमेन का मतलब होता है फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, ठीक है, मतलब किसी भी एज की औरत, उसको हम क्या कहेंगे, वुमेन कहेंगे। आगे चलते हैं। क्लॉज 36 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन मतलब धोखाधड़ी से किसी चीज को आपने हथिया लिया, उसको हम क्या कहेंगे, रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन ओकर्स व्हेन समवन गेट्स प्रॉपर्टी इलीगली विच दे हैव नो लीगल राइट टू, मतलब आपने कोई चीज किसी से ले ली
जिसका आपके पास कोई भी लीगल राइट नहीं था उस चीज़ को लेने का। आपने गए किसी की प्रॉपर्टी को आपने कब्जा कर लिया, ठीक है? आपके पास ना उस प्रॉपर्टी के पेपर है, ना डीड है, कुछ भी नहीं है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया। इसका मतलब है आपने एक रॉन्गफुल गेन किया, जिसके खिलाफ लॉ आपको उस चीज़ की मनाही करता है, लॉ आपको उस चीज़ को करने से मना करता है, फिर भी आपने वो चीज़ की। दूसरी चीज़, ना तो आप लीगली उस चीज़ के लिए उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आपके पास कोई राइट थी, फिर भी आपने वो चीज़ की। जैसे स्टीलिंग मनी फ्रॉम समवन वॉलेट इज रॉन्गफुल गेन। आप चोरी कर रहे हो, भाई वो सामान आपका तो है नहीं, फिर भी आपने चोरी कर ली, मतलब आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुल गेन कर रहे हो। रॉन्गफुल लॉस मतलब आप किसी का नुकसान कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन, अनलॉफुल मीन से आपका किसी का नुकसान कर रहे हो, मतलब लॉ के खिलाफ जाके आप किसी का नुकसान कर रहे हो, और जो पर्सन जिसका नुकसान हो रहा है वो उसका राइट था उस पर्टिकुलर चीज को अपने पास रखने का, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ ए चीट्स बी एंड टेक बीज लैंड, मतलब ए ने बी को चीट करके बी का लैंड ले लिया। अब बी के पास पूरा राइट था कि उस लैंड की कस्टडी अपने पास रख सके, लेकिन ए ने उसको चीट करके वो लैंड ले लिया, तो मतलब बी सफर रॉन्गफुल लॉस। बी के साथ क्या हुआ है? रॉन्गफुल लॉस हुआ है। क्लॉज 38, गेनिंग wrongfully एंड लूजिंग wrongfully। इसका मतलब क्या है? गेनिंग wrongfully इंक्लूड इलीगली गेटिंग और कीपिंग प्रॉपर्टी। गेनिंग wrongfully का मतलब क्या होता है कि आप इलीगली लॉ के खिलाफ जाके, लॉ के अगेंस्ट किसी चीज को ले रहे हो और उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख ले रहे हो, उसी को हम क्या कहेंगे? गेनिंग wrongfully। लूजिंग wrongfully का मतलब है इंक्लूड बीइंग इलीगली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और केप्ट अवे फ्रॉम इट। मतलब किसी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी आपसे छीन ली गई हो जिसके आप हकदार थे, ठीक है, और किसी इंसान ने अपने पास रख लिया हो, तो आपका क्या हुआ? लूजिंग wrongfully, गलत तरीके से आपके पास से वो चीज गई। आगे चलते हैं, क्लॉज 39, वर्ड्स नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता। इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ड, इफ अ वर्ड इज नॉट एक्सप्लेन्ड हियर, इस संहिता में कोई भी वर्ड एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है, और अगर वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में एक्सप्लेन है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक्सप्लेन है, तो उसका मीनिंग वही होगा जो उस पर्टिकुलर एक्ट में एक्सप्लेन होगा, ठीक है? बहुत ईजी था ये तो। जैसे मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, ये कहाँ पे डिफाइंड है? आईटी एक्ट में डिफाइंड है। तो जो मीनिंग डिफाइंड है उसी को हम बीएनएस के अंदर लेंगे, उसी से हम इंटरप्रेट करेंगे कि उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है। ये हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशन खत्म हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं सेक्शन 3, जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन की। कुछ चीज़ें हैं जिस इन चीज़ों ने ही बीएनएस जो है उसका जो साइज है ना वो कम कर दिया है। कैसे कर दिया है? अभी देखते हैं। क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है? जितने भी ऑफेंसेस हैं, जितने भी पनिशमेंट्स हैं, जितने भी इलिस्ट्रेशंस हैं इस लॉ में, बीएनएस में जितने भी ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं, जितने भी उसके पनिशमेंट मेंशन किए गए हैं, या जितने भी इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, जब भी हम उसे पढ़ेंगे ना, हम जनरल एक्सेप्शन के साथ उसको लेके पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब कोई भी अगर हम ऑफेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस ऑफेंस का क्या जनरल एक्सेप्शंस में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, हम उसके साथ उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये दिया है, लॉ सेज whoever causes death is guilty of murder। लॉ के हिसाब से क्या है, बीएनएस में क्या दिया गया है कि कोई भी बंदा किसी का डेथ कॉज करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मर्डर कहेंगे, उसने मर्डर किया है। लेकिन जनरल एक्सेप्शन में ये भी तो दिया गया है कि कोई 7 साल का बच्चा है, चाइल्ड अंडर 7 ईयर कैन नॉट कमिट एन ऑफेंस। मतलब 7 साल का बच्चा है, 7 साल से छोटा बच्चा है, वो ऑफेंस कर ही नहीं सकता है। तो ये जनरल एक्सेप्शन हो गया, ठीक है? तो जब भी हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसको उसके जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ेंगे। यही कह रहा था ये टेक्स्ट। आगे चलते हैं, क्लॉज 2 के बारे में बात करते हैं। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। मतलब हमने डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन में जितनी भी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, वो पर्टिकुलर वर्ड कहीं और भी अगर इस बीएनएस एक्ट में आएगा तो हम उसका मतलब उसी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से इंटरप्रेट करेंगे। समझ आ गई बात? जैसे इफ पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड इन वन चैप्टर, किसी चैप्टर में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन किया गया है, तो कहीं पे भी फिर पब्लिक सर्वेंट आएगा तो उसका मतलब वही पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन होगा। आगे चलते हैं, क्लॉज 3, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट। मतलब कोई प्रॉपर्टी किसी भी इंसान के स्पाउस, पति या पत्नी के पास हो, उसके क्लर्क के पास हो, उसके सर्वेंट के पास हो, तो हम ये मानेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो उस पर्टिकुलर इंसान के पास है, ठीक है? सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करें, इफ अ प्रॉपर्टी इज विथ योर वाइफ, अगर सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके वाइफ के साथ है, या आपके क्लर्क के पास है, या आपके सर्वेंट के पास, तो लॉ ये बोलेगा कि वो आप ही के पोजीशन में, मतलब आप ही के पास है। इसका सिंपल सा मतलब ये था। एक शॉप ऑनर है, उसने एक सर्वेंट रखा है टू कीप कैश, लीगली द कैश इज इन द शॉप ओनर्स पोजीशन। मतलब मैंने अपने शॉप में किसी एक सर्वेंट को रखा कि हाँ भाई, जितना भी पैसा आएगा, जितना भी गल्ला होगा, उसको आप लुक आफ्टर करोगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली वो मेरे ही पोजीशन में माना जाएगा, क्योंकि वो जो सर्वेंट है वो मेरे अंडर ही काम कर रहा है। आगे चलते हैं, क्लॉज 4 के बारे में बात करते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड विच इज रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। मतलब जब भी हम एक्ट की बात करेंगे तो इसमें ओमिशन की बात अपने आप हो जाएगी। समझ आ गई बात? मतलब
कोई चीज़ हम करने की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम कोई चीज़ ना करने की भी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है, अ पेरेंट फेल्स टू फीड अ चाइल्ड, क्राइम बाई ओमिशन। मतलब आप किसी को खाना नहीं खिला पा रहे हो, कि अपने किसी बच्चे को आप खाना नहीं खिला पाए, आपने एक्ट किया खाना ना खिलाने का, लेकिन आपने साथ साथ ओमिशन भी तो किया ना, उसको खाना ना खिलाने का, नेग्लेक्ट एक तरीके से आपने किया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लॉज 5 ओरिजिनल टेक्स्ट क्या कहता है? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। इसका मतलब सिंपल से ये है, इफ पीपल एक्ट टुगेदर विद कॉमन इंटेंशन ऑल आर इक्वली गिल्टी। मतलब काफी सारे लोग हैं, ठीक है, वो एक साथ बैठ के कॉमन इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं, तो सब लीगली जो है इक्वली गिल्टी होंगे। ठीक है, मतलब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस पर्टिकुलर एक्ट के। एग्जाम्पल दिया है, ए बी एंड सी, उन्होंने रॉबरी प्लान किया, भाई चोरी करेंगे हम लोग, 3 लोग हैं, उन लोगों ने आपस में मिलकर चोरी करने का प्लान किया। इवन इफ ओनली ए हिट्स द विक्टिम ऑल आर गिल्टी। ठीक है, रॉबरी करते समय अगर किसी विक्टिम को किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने मारा तो तीनों उसके लिए लाइबल होंगे, क्योंकि एट लास्ट कॉमन इंटेंशन था ना रॉबरी करने का। तो यही कह रहा है क्लॉज 5। क्लॉज 6 क्या कह रहा है? इफ अ क्राइम डिपेंड्स ऑन इंटेंशन और नॉलेज, एवरीवन हु शेयर्स द इंटेंशन इज गिल्टी। मतलब कोई पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, अगर कॉमन इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं या कॉमन नॉलेज से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब इक्वली गिल्टी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी चोरी करने जा रहे थे, सी ने देखा कि ए और बी चोरी करने जा रहे हैं, अब सी का भी इंटेंशन ये है कि मैं भी चोरी करूंगा, और उसको नॉलेज भी ये है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और उसने ए और बी को ज्वाइन कर लिया उस पर्टिकुलर चीज में, तो तीनों इक्वली गिल्टी होंगे। इसका कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं। क्लॉज 7। 7 क्या कहता है? वेन एवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट or an attempt to cause that effect by an act or by omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by act और partly by omission उसको सेम ऑफेंस में गिना जाएगा। देखो सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आप कोई भी क्राइम करो, आधा क्राइम एक्शन के द्वारा करो, आधा क्राइम ओमिशन के द्वारा करो, ना करके करो, उसको एक ही क्राइम में गिना जाएगा। जैसे आपने किसी, एक पर्सन है, ठीक है, आप उसको मारना चाहते हो, तो आपने क्या किया, पहले तो उसको भूखा रखा, मतलब खाना देना आपकी ड्यूटी थी, लेकिन आपने खाना उसको नहीं दिया, आपने भूखा रख के उसको मारने की कोशिश की, और जब वो भूखा रखने से नहीं मरा ना, तो आपने उसको मारा, आपने उसको बीट किया, ठीक है, और मारने के बाद फिर वो इंसान मर गया। मतलब आधा काम तो आपने उसको भूखा रख के कर दिया, आधा काम आपने उसको ग्रेवियस हर्ट करके मार दिया। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक ही क्राइम के अंदर आएगा। आगे चलते हैं। Where several persons are engaged or concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offense by means of that act. इसका मतलब ये क्या है? Different people involved in the same act can commit different crime. कहने का मतलब ये है कि जब भी काफी सारे लोग मिलके, सपोज काफी सारे लोगों मिलके उन्होंने चोरी करने का सोचा, ठीक है, ए बी और सी 3 पर्सन, उन्होंने क्या किया, चोरी करने का सोचा, तीनों एक घर में घुसे, ए और बी चोरी करने में लगे हुए हैं, सी ने देखा कि एक लड़की सो रही है और सी ने उसका रेप कर दिया। तो ए और बी को तो चलो चोरी का ऑफेंस किया, लेकिन जो रेप का ऑफेंस है ना, उसके लिए गिल्टी कौन होगा, सी होगा, उसके लिए ए और बी गिल्टी नहीं होंगे। समझ आ गई बात? इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया है, ए किल्स अंडर ग्रेव प्रोवोकेशन, कल्पेबल होमिसाइड, बी असिस्ट विद इंटेंशन टू किल, मर्डर। एक टॉपिक और बच गया है, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। ठीक, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक ही चीज नहीं है। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है कि जब खूब सारे लोग, 3 4 5 लोग हैं, वो लोग एक साथ बैठ के किसी एक चीज की प्लानिंग कर रहे हैं एक कॉमन इंटेंशन से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन इंटेंशन कहेंगे। इसमें क्या होता है, प्री अरेंज्ड प्लान होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, मतलब पहले से कोई चीज डिसाइडेड होती है और सब लोग मिलके किसी एक लक्ष्य के पीछे काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन। ठीक है, जैसे ए बी और सी ने एक बैंक को चोरी करने का सोचा, तो वो क्या है, इक्वली लाइबल होंगे, वो कॉमन इंटेंशन होंगे, क्योंकि तीनों ने एक प्लान के तहत वही काम किया। जैसे सिमिलर इंटेंशन क्या है, जैसे हम लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी सारे एस्पिरेंट हैं, तो हम लोग एक दूसरे को जाने चाहे ना जाने, ठीक है, लेकिन हम एक सिमिलर इंटेंशन से काम कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमिलर इंटेंशन कहेंगे। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। हमने सेक्शन 1 को अच्छे से समझा, सेक्शन 2 डेफिनेशन को अच्छे से समझा, सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझा। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट करिए, अगले लेक्चर में मैं उस डाउट को कैटर करूंगा। अब कल का जो लेक्चर होगा, आने वाले जो लेक्चर होगा, उसमें हम चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। और जिन भी लोगों को पीडीएफ चाहिए, ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए जिसमें पर्टिकुलरली मैंने पूरे सेक्शंस को एक साथ कंपाइल करके उसको एक्सप्लेन किया है सिंपल वर्ड्स में अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, अरे यार यही, जिसको भी इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए एक्सप्लेनेशन वाला, वो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर पीडीएफ अपडेट मिलता रहे।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।